हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कोड विद हसन। सो व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, स्पेशली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टार्ट किया था और हमने बेसिक्स एक इंट्रोडक्शन देखा था, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, एंड फिर हमने क्लास क्रिएट की थी, उसके ऑब्जेक्ट्स को देखा था। तो इन शॉर्ट हमने बस ये बेसिक समझा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली होती क्या है, किससे रिलेटेड होती है। ठीक है, उससे पहले हमारे पिछले टॉपिक्स कंप्लीट हुए थे। जो अगर आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें, उसके बाद फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करें। तो आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाने से पहले कुछ इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस नहीं करेंगे तो आगे नहीं जा सकेंगे, और ये चीज़ इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू ही यहीं से करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स की मदद से जो हमने क्लास बनाई होती है उनको उसके मेथड्स को, उसकी प्रॉपर्टीज को कॉल करते हैं, एंड देन बाकी सारा प्रोसेस। तो इस सारे जो मैकेनिज्म है, इस सारी चीज को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है वो इसके होते हैं 4 पिलर्स, ठीक है, जिनके ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग खड़ी होती है। या ये सारी चीजें मिलकर जब किसी भी प्रोग्रामिंग में ये 4 चीजें डालते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बन जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या है। इसके कॉन्सेप्ट में आ जाता है इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। जर्नल सा आइडिया ले लेते हैं इन सब का। इनकैप्सुलेशन क्या होती है, ठीक है। इनकैप्सुलेशन आप ऐसे समझ लें कि ये क्या होती है, रिलेटेड प्रॉपर्टीज और मेथड्स, रिलेटेड प्रॉपर्टीज को और उनके मेथड्स को एक जगह पर बंद कर देना, ठीक है। ये समझ लें कि इनकैप्सुलेशन होती है। बहुत सादे अल्फाज में बता रहा हूं मैं आपको, इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूँ। अच्छा, इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर इसकी मैं डेफिनेशन आपको गूगल से बता रहा हूँ। इनकैप्सुलेशन इज द बंडलिंग ऑफ डेटा, जो कि होते हैं एट्रीब्यूट्स जो मैंने आपको बताए हैं, एंड मेथड्स और उनके मेथड्स, एंड द ऑपरेट ऑन द डेटा विद इन सिंगल यूनिट, ठीक है। जो चीज अभी मैंने आपको बताई, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में क्लास बनाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि ओपन करके इसको मैं ले जाता हूँ थोड़ा साइड पर। हाँ जी, ये आ गया। लास्ट वीडियो में हमने क्या ये क्लास बनाई थी, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन क्या कहती है कि प्रॉपर्टीज को और मेथड्स को, किसी भी क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं और जो मेथड्स होते हैं, ठीक है, ये मेथड्स क्या कर रहे हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। तो रिलेटेड प्रॉपर्टीज और रिलेटेड मेथड्स को इनक्लोज कर देना, ठीक है, ये हमारे पास होती है इनकैप्सुलेशन। अच्छा, इसके अंदर देखें क्या क्या चीज, इसके अंदर हम डेटा को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये जो पूरा होल मैकेनिज्म ये होती है इनकैप्सुलेशन के, प्रॉपर्टीज मेथड्स को इनक्लोज कर देना और उनके ऊपर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा सके हम, ताकि उसके ऊपर हम किसी तरह की सिक्योरिटी कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सके, तो ये होती है इनकैप्सुलेशन। मिसाल के तौर पर बहुत ही आसान एग्जांपल मैं आपको दे दूं। देखें, आप क्या करते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के अंदर बैठते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप स्टीयरिंग से एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, यहाँ से आप गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। आप डायरेक्टली इंजन के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप पूरी गाड़ी को इन चीजों से कंट्रोल करते हैं। तो ये होता है इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट, कि आप क्या करते हैं, चीजों को इनक्लोज कर देते हैं और कंट्रोल के लिए कुछ चीजें आप एक्स्ट्रा एक्सपोज कर देते हैं। तो ये चीज होती है इनकैप्सुलेशन, ठीक है। एक पिलर हो गया। दूसरा पिलर क्या है इसका, एब्स्ट्रैक्शन।
एब्स्ट्रैक्शन बहुत आसान सी चीज। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि हाइड समथिंग, टू हाइड समथिंग, ठीक है, अननेसेसरी डिटेल को हाइड कर देना, ठीक है, समझ आ रही है। मिसाल के तौर पर रियल लाइफ एग्जांपल ही ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी के अंदर बैठे, ठीक है, आपने गाड़ी को टर्न करना है, तो टर्न करने के लिए आपको स्टीयरिंग दिया गया है, स्टीयरिंग व्हील। आप स्टीयरिंग व्हील को गाड़ी टर्न करेंगे तो गाड़ी टर्न हो जाएगी। अब स्टीयरिंग व्हील आगे क्या क्या करता है, आपने तो जस्ट स्टीयरिंग व्हील को घुमाया ना, उसके बाद स्टीयरिंग व्हील आगे किस किस चीज के साथ, किस किस पार्ट के साथ कनेक्ट है, कैसे वो गाड़ी को मोड़ रहा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो सारी चीजें आपसे हाइड है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में आप देख लें तो हमने क्या किया हुआ, ये मेथड दिया हुआ है यहाँ पर कि अगर स्टूडेंट का रोल नंबर ऐड करना है तो ये मेथड कॉल करो ऐड का। अब जो भी बंदा ऐड का मेथड यूज करेगा उसके लिए जस्ट ये चीज हमने एक्सपोज की है, पीछे ऐड का मेथड क्या कर रहा है उससे इस बंदे को कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन मीन टू हाइड समथिंग, ठीक है, अननेसेसरी डिटेल को हाइड कर देना और नेसेसरी डिटेल को आगे शो कर देना। जैसे आप एटीएम मशीन पे जाते हैं, ठीक है, आप कार्ड डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, ऐसे ही है ना, तो आपका काम हो जाता है। अब कार्ड गया, पीछे क्या क्या हुआ, कौन कौन सा प्रोसेस हुआ, ये आपको नहीं दिखाया जाता, ठीक है। तो अननेसेसरी डिटेल को हाइड करना और जो चीज रिलेटेड है उसे ही शो करना, ये होती है एब्स्ट्रैक्शन। इनहेरिटेंस, आपको सुना सुना सा वर्ड लग रहा होगा। इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस होती है कि एक चीज से दूसरी चीज का निकलना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लें कि जैसे पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, पेरेंट्स के पास क्वालिटीज होते हैं, ठीक है, बच्चों में कुछ क्वालिटीज पेरेंट्स की आ जाती हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो बच्चे हैं उनमें पेरेंट्स की प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है, सारी की सारी नहीं होती, कुछ होती हैं, ठीक है। किसी के पेरेंट्स के अगर बाल कर्ली है तो चाइल्ड के बाल भी हेयर कर्ली हो जाएंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें उसकी डिफरेंट हो सकती हैं। तो इनहेरिटेंस का मतलब है कि हमारे पास कोई क्लास होगी, ठीक है, एक और क्लास हम बनाते हैं एक्स्ट्रा, क्लास स्टूडेंट है, हमें क्लास बना लेते हैं, बस, ठीक है, और उसको हम स्टूडेंट से इनहेरिट कर लेंगे। मतलब कि इस क्लास के अंदर कुछ डेटा हम बस क्लास में यूज कर सके, एक क्लास से दूसरी क्लास को निकालना, ये होती है इनहेरिटेंस। इसके आगे बहुत बड़ी डिटेल है, मल्टीपल इसकी इनहेरिटेंस की टाइप्स होती हैं, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये होती है इनहेरिटेंस। अच्छा, इसकी फॉर प्रोग्रामिंग की अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे मिसाल के तौर पर हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं कार का, ठीक है, हमारे पास मैनुअल कार भी होती है और ऑटोमेटिक कार भी होती है। अब क्या होगा कि अब इनमें कुछ चीजें कॉमन होंगी, जैसे कलर, गाड़ी का कलर हो गया, गाड़ी की डोर हो गए, गाड़ी का इंजन हो गया, ठीक है, ये कुछ चीजें सेम होंगी, कुछ चीजें गाड़ी की डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जांपल गाड़ी की ट्रांसमिशन, अब ऑटो की अलग है, दूसरी की अलग है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बेस क्लास बना देंगे, एक पेरेंट क्लास बना देंगे कार, उसके अंदर आगे से दो क्लासेस हम ड्राइव कर लेंगे, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। तो क्या होगा, बेस क्लास थी कार, इसके अंदर हमने वो सारी प्रॉपर्टीज रखी जो दोनों में कॉमन है, और फिर उसके आगे से हमने इसी से हमने दूसरी क्लास ड्राइव कर ली, मैनुअल एंड ऑटो। तो क्या हुआ, मैनुअल और जो ऑटो है वो इनहेरिट हुई है बेस क्लास से। ये कंसेप्ट हो गया इनहेरिटेंस का। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? जो पॉलीमॉर्फिज्म का प्रिंसिपल है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर आपके पास, अभी तक तो हमने ये पढ़ा ना, मेथड्स होते हैं, फंक्शंस जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट क्या करता है कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास दो सेम मेथड्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास दो सेम मेथड्स हैं
नाम भी सेम है, सब कुछ सेम है, डेफिनेशन अलग अलग है। तो जरूरत पड़ने पर कौन सा मेथड चलना चाहिए, आपका सिस्टम इतना स्मार्ट हो कि वो ये काम कर सके। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं करता हूँ क्या, मैं करता हूँ 4 + 5, तो क्या होगा, ये प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, इन दोनों को ऐड कर देगा। ऐसा ही है, जब मैं 4 + 5 करूंगा तो प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, 4 और 5 को ऐड करके आंसर दे देगा 9। लेकिन अगर मैं इसके आसपास दो स्ट्रिंग वैल्यू रख लूं, जैसे मैं इसके आसपास रख लूं a और b, तो ये क्या करेगा, अब प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ के a भी कर देगा। तो हुआ क्या, यहां पर कौन सा कंसेप्ट लगा, पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उसे खुद पता चल गया कि कब मुझे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कब मुझे कॉन्केटिनेशन करनी है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया पॉलीमॉर्फिज्म का। डिटेल क्या है ये हम आगे देखेंगे, कैसे अचीव करते हैं सब कुछ, बल्कि ये अब आपको खुद करनी चाहिए। हम C++ नहीं पढ़ रहे, हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 कंसेप्ट हैं। मैं फुल डिटेल में हलवा बनाकर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इंसान जो होता है, क्योंकि हम खुद ऐसे ही सीख के आए, हमें पता है कि हम यूट्यूब से देख के वक्ती तौर पर तो हमें ऐसा लगता है कि हमें आ गया, लेकिन वो हमें नहीं आता जब तक कि हम खुद उसके ऊपर रिसर्च वर्क ना करें। ठीक है, तो ये हिंट्स हैं। अब इसके आगे आपकी अपनी स्टडी होनी चाहिए। मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दे दूंगा, हमारा डेली का काम है इनके साथ खेलना। डेली हम एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इनहेरिटेंस तो हर प्रोजेक्ट में हर जगह पर हो रही होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा तो आपका दिमाग उससे आगे जा ही नहीं सकेगा, स्टक हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जितनी इसके आगे आप खुद से रिसर्च करेंगे, अभी आपका लर्निंग फेज है, तो आप सीख सकेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, इसके 4 पिलर्स होते हैं और यही होते हैं, और इनका मैंने जर्नल से आपको डेमो दे दिया। अब इसके ऊपर आपके दिमाग में हजारों सवाल आने चाहिए। ठीक है, और वो सवाल आप चैट जीपीटी से नहीं पूछना आपने, अगर जी पूछना भी है तो अपने तरीके से पूछें, या गूगल से इनकी डॉक्यूमेंटेशन से आप करें। डॉक्यूमेंटेशन भी हम पढ़ना सीखेंगे क्योंकि मेन चीज होती है डॉक्यूमेंटेशन, तो चैट जीपीटी का यूज कम से कम करें। ठीक है, तो अभी हम अपने आगे के एग्जांपल्स को देखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ही थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, तो मैंने इससे रिलेटेड आपको टास्क दिए थे, उम्मीद है आपने कर लिए होंगे पिछली वीडियो में। अगर वो टास्क नहीं करेंगे तो मेरा तो कुछ नहीं जाता, नुकसान आपको होगा, और टास्क देने के ही फायदे हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें आ सके। ठीक है, अब मैं थोड़ी कुछ अलग किस्म की कोडिंग करूंगी, इसके बाद में फिर हम जाएंगे थोड़ा एडवांस के ऊपर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से थोड़ा बाहर निकलेंगे, फिर इसके बाद हम मल्टीपल लैंग्वेजेस को टच देंगे आगे। अच्छा, तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें करना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमने स्ट्रिंग डॉट h यूज की। क्यों यूज की थी, क्योंकि मैंने किसी जगह पर शायद वो या फिर वो कर दिया था, डॉट लेंथ यूज किया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ी लॉजिक बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, क्लास को ही यूज करेंगे। मैं फिलहाल इसको भी खत्म कर देता हूँ, दोबारा से बनाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा, मैं स्ट्रिंग डॉट h क्यों यूज की थी, क्योंकि लेट्स सपोज के मेरे पास अगर कोई वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, इसके अंदर मैं रख लेता हूँ नेम नाम का, मैंने वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का, नेम नाम से मैंने वेरिएबल बनाया। ठीक है, और इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ। मेरी वर्डिंग अब आपको समझ आ रही होगी, इनिशियलाइज का क्या मतलब होता है, डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है, ये पहले कर लें। अच्छा, मैं इसके अंदर अपना नाम सेव कर लेता हूँ, ये मैंने अपना नाम सेव कर लिया, दैट्स इट। अब मुझे अगर ये पता हो कि मेरे नाम के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, मैं कैसे पता कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, गौर से सुनिएगा, मेरे नाम के अंदर डॉट लेंथ फाइंड करो। ठीक है, जो कि फिर यानी कि मेरे नाम के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं उसकी लेंथ फाइंड करो, और सेव कर दो एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में, क्योंकि लेंथ इंटीजर है। तो मैं ऐड, और इसको मैं डिस्प्ले भी कर देता हूँ, सी आउट
आज हम कोई नई चीज नहीं सीख रहे, जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो चीज आज हम सीख रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे बहुत काम आएगी, ठीक है। और कुछ चीजें मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा जो कि ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है। तो रन करते हैं। बेसिकली क्या हुआ, 13, मुझे 13 शो हुआ। क्यों? मेरे इसके अंदर जितने करेक्टर हैं वो 13 है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस भी करेक्टर का इंक्लूड होगी, 8 9 फिर 10 11 12 एंड 13। ठीक है। यहाँ पर दो चीजें, लेंथ कितनी है 13, ये पूरी क्या है अरे, स्ट्रिंग वाली वीडियो में हमने डिटेल में देखा था, ये बाय डिफॉल्ट सिंगल डायमेंशन अरे बनाती है। ठीक है। अरे के हिसाब से देखें तो इसका लास्ट इंडेक्स क्या है 12, कैरेक्टर कितने हैं 13। तो लेंथ का फंक्शन क्या करता है, हमें टोटल कैरेक्टर की अमाउंट, टोटल कैरेक्टर का काउंट बताता है। अच्छा, अब मैं स्ट्रिंग डॉट एच को रिमूव कर देता हूँ, रन करता हूँ, फिर भी करता है। ठीक है, मैंने सोचा स्ट्रिंग के फिर नहीं करेगा। समझाने का मतलब क्या, अब मैं लेंथ में ये नहीं चाहता कि लेंथ का मेथड कॉल हो। ठीक है। अब लेंथ का मेथड कैसे कॉल हुआ, ये एक्सटेंशन मेथड है, ये हम आगे देखेंगे, अभी हमारा इससे रिलेटेड टॉपिक नहीं। पर मैं ये चाहता हूँ कि ये मेथड में अपना बनाऊं, मैं कोई बिल्ट इन मेथड ना यूज करूं, मैं अपनी लॉजिक बनाऊं। ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने स्ट्रिंग को लेकर आपको बहुत सारी चीजें बताई थी कि ये कैसे अरे बनाता है। इसके आखिर में एक एम्प्टी कैरेक्टर होता है, जितने कैरेक्टर आप डालते जाते हो तो एम्प्टी कैरेक्टर आगे बढ़ता जाता है। ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, अच्छा एक और चीज, अब देखें प्रोग्रामिंग क्या चीज है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं बिल्कुल ऐसे कर देता फिर ऐसे भी तो हो सकता था ना, तो ये होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, जितनी आपकी लाइंस ऑफ कोड कम होंगे उतनी आपकी अच्छी प्रोग्रामिंग होगी। लाइंस ऑफ कोड जो कम से कम होने चाहिए और उनकी रीडेबिलिटी उतनी ज्यादा होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप आगे आगे लिखना शुरू कर दे, ऐसे नहीं। मतलब कि फंक्शनलिटी, अभी मैं अगर वेरिएबल बनाया हुआ था, उसमें साइन कर रहा था, तो क्या हुआ, एक प्रोसेस मेरा एक्स्ट्रा हो रहा था, तो रन टाइम के ऊपर इफेक्ट डालता है। बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर ये चीज बहुत मैटर करती है। तो साथ साथ प्रोग्रामिंग जो होती है ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएंगे। दूसरा याद रखिएगा, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, पास्कल केस और कैमल केस। जब भी कोई आप मेथड बनाए, अब हम यानी कि नॉर्मल से थोड़ा आगे जाएंगे। ठीक है। अब हम जब भी कोई वेरिएबल बनाएंगे तो ए बी सी उसका नाम नहीं रखेंगे, जिस तरह हम टर्मिनल पहले हम करते थे ए बी सी समझाने के लिए। जब भी कोई वेरिएबल बनाना है तो उसको प्रॉपर नाम रखना है। जैसे मैंने बनाया फर्स्ट नंबर, तो पहले मैं फर्स्ट नंबर को ए में सेव कर देता था। नहीं, जब भी कोई वेरिएबल बनाएगा, लेट्स सपोज इंटीजर नंबर, एग्जांपल दे रहा हूँ, इंटीजर टाइप की है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर नेम रखेंगे। वेरिएबल जब भी बनाएंगे कैमल केस में, ये एक स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। कैमल केस क्या होता है, आप शुरू करेंगे स्मॉल से फर्स्ट, और उसके बाद आप हर वर्ड को कैपिटल, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रखेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट हो गया और उसके बाद नंबर, फर्स्ट नंबर। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट नम लिखते हैं, नहीं, पूरा। ठीक है। इससे ये होता है कि रीडेबिलिटी बढ़ती है, और ये स्टैंडर्ड्स है जिनको हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा जब भी कोई मेथड बनाते हैं, ये तो बिल्ट इन मेथड है ना, जब भी मैं कोई मेथड बनाऊं तो उसका मैं नाम कैपिटल से शुरू करूंगा। जैसे वाइड में कर देता हूँ @, तो मैं इसको क्या करूंगा, कैपिटल से, पास्कल केस, ये होता है पास्कल केस। जब आप हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करेंगे तो ये होता है पास्कल केस। जब आप पहला संभाल करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड का जो है कैपिटल करेंगे तो ये होता है कैमल केस। कोई अंडरस्कोर कुछ नहीं डालना होता। ठीक है, कोई 1 2 3 नंबर नहीं, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा कमेंट, मैंने कमेंट शायद किसी जगह पर भी नहीं बताया, कमेंट क्या चीज होती है। हर लैंग्वेज में आप कमेंट्स डालते हो, याद रखिए जब भी कमेंट हम डालेंगे तो आपके कमेंट सारे कैपिटल, जैसे दिस इज वेरिएबल containing फर्स्ट नंबर,
कमेंट कब यूज करते हैं? मोस्टली एक प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं, तो अगर किसी जगह आपके बाद आपको लगता है कि किसी और डेवलपर ने भी काम करना है, तो उसके लिए आप पर्टिकुलर लॉजिक के ऊपर कमेंट डाल देते हो कि ये लॉजिक ये काम कर रही है, ताकि उसके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो कमेंट जब भी आप डालते हैं तो कैपिटल डालते हैं, ये स्टैंडर्ड्स रहते हैं, ये आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो अब हम जाते हैं अपने काम की तरफ कि हमने लेंथ का फॉर्म मेथड बनाना था क्लास की मदद से। तो मैं क्लास बना लेता हूँ अपनी, सॉरी स्मॉल में क्लास, पास्कल केस को बनाएंगे क्लास। मैं क्लास का नाम रख लेता हूँ BLL रख लेता हूँ, ठीक है। लेकिन हम BLL बेसिकली एक स्टैंडर्ड यूज होता है। यहाँ पर मैं BLL का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको आगे अक्सर जगह पर सुनना पड़ेगा। जब हम काम करते हैं आगे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो उस टाइम हम जितनी भी बैकएंड की एक्स्ट्रा कोड होता है बैकएंड का, जो कि रिपीटेडली यूज हो रहा होता है, तो हम उसको एक बिजनेस लॉजिक लेयर का नाम देते हैं। एक लेयर बनाते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं, उसको हम BLL का नाम देते हैं कि बिजनेस लॉजिक लेयर। हमारी जितना भी एक्स्ट्रा कोड होगा वो किसी मेन कोड में हमारी खिचड़ी ना बने, तो उसको अलग कर देते हैं उसको हम बिजनेस लॉजिक लेयर का नाम दे देते हैं। आगे मैं एक वीडियो में डिटेल में बताऊंगा डेटा एक्सेस लेयर वो सब कुछ, तो ठीक है। BLL मैंने बना दी क्लास, हमने क्लास का रखा। अच्छा, ये मैंने क्यों है, क्योंकि फुल फॉर्म है, हम इसको चलो बेसिकली पास्कल केस नहीं करते हैं, या पास्कल केस हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ऐसे क्लास की जरूरत नहीं थी इसके लिए जो हमारा है, पर फिर भी हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं जरूरत कर लेते हैं सिंपल, हम करते हैं पब्लिक, ठीक है। पब्लिक क्लास, पब्लिक मैंने लिखा, सिंपल मेथड हम बनाते हैं लेंथ का। मैंने लेंथ का मेथड बनाया पर void लेंथ, और ये लेगा एक इंटीजर नंबर, ठीक है। नहीं सॉरी, ये लेगा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में कर देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ कि मुझे अपना डेटा दो, ब्रैकेट डाल देते हैं। जब ये वाइड नहीं बल्कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। और अब हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ int i इज इक्वल टू 0। ये चेक कर ले, काउंट कर लेते हैं, काउंट इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास 0 कैरेक्टर है। अब मैं क्या करूंगा, वाइल, अब यहाँ पर मुझे वाइल लूप की जरूरत है, मैं क्यों लगा रहा हूँ ये आपने खुद सोचनी है। वाइल, अच्छा मेरी लूप तब तक चले जब तक ये जो डेटा वाली स्ट्रिंग मेरे पास आई है, इसके अभी काउंट में क्या है 0, इसके काउंट में जब तक ना आ जाए क्या, एम्प्टी कैरेक्टर। एम्प्टी कैरेक्टर को 0 से डिनोट करते हैं, पर ऐसे नहीं, इसके साथ आपको बैकस्लैश यूज करनी पड़ती है, ये एम्प्टी कैरेक्टर काउंट होता है। तो मेरी लूप तब तक चलेगी जब तक देखें डेटा है, डेटा के अंदर कोई स्ट्रिंग होगी, उसके पहले 0 है तो 0 वाला इंडेक्स आ जाएगा डेटा 0 में। अगर एम्प्टी है तो लूप एंड हो जाएगी, इसका मतलब कि कैरेक्टर ही नहीं। और हर दफा क्या हो, काउंट में इंक्रीमेंट हो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में हमने पढ़ा था। और जब लूप खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब उसका एम्प्टी कैरेक्टर मिल गया और काउंट में कोई ना कोई नंबर अपडेट हुआ होगा। इसी को हम रिटर्न करेंगे। जब हम रिटर्न करेंगे तो जो काउंट के अंदर होगा वही हमारा एक्चुअल नंबर होगा कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। इसको आप ड्राई रन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्या किया है। मैं इतनी जल्दी कैसे कर रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस है। अगर आप न्यू हैं तो आपको टाइम लग सकता है, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं यूजर से ले लेता हूँ, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम के नाम से ही कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सी इन नेम, और मैं यहाँ पर भेज देता हूँ क्या। अच्छा मैं क्या करूँगा, मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले दर सी बात है क्लास है तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा BLL, और ये मैंने डेटा टाइप लिखी,
पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। मेरी डेटा टाइप आ गई, वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूँ लेंथ चेक, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा लेंथ चेक मैंने बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं डिस्प्ले करूँगा, मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। अब आपने इसको समझना है, सी आउट लेंथ चेक, मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा मैं यूज क्या बोल रहा हूँ कि लेंथ चेक की मेरी क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन है लेंथ, और उसमें मेरी का नेम नाम की स्ट्रिंग पास कर दो। वहां से क्या करेगा ये मेथड, वहां से क्या करेगा, जो लेंथ होगा ये जाएगा इस क्लास के अंदर और वापसी पर काउंट लेकर आएगा, जो कि सी आउट डिस्प्ले कर देगा। रन करते हैं, एरर है, क्लास के आखिर में टर्मिनेटर आता है। रन करते हैं, मैं अपना कोई भी नाम लिख लेता हूँ, एंटर करते हैं 6y6 नहीं आना चाहिए, काउंट प्लस प्लस स्पेस को ये काउंट नहीं कर रहा, हाँ ठीक है, ये स्पेस को काउंट नहीं करता। उसके लिए एक स्ट्रिंग का स्पेशल मेथड यूज करते हैं, मुझे याद आ गया बहुत पहले। तो अभी हम सिंपल जर्नली कोई स्ट्रिंग एंटर करके देखते हैं, क्योंकि स्पेस की बात को वो स्किप कर देता है। ये देखें जा रहा, हाँ 2 स्पेसेस नहीं थी उसने 13 की था, बिल्कुल सही काउंट कर रहा है। उसके लिए होती है strcpy, होता है कोई फंक्शन स्ट्रिंग कॉपी का, वो इसी तरह यहाँ भी होता है। मेरे माइंड से निकल गया, ये आपने लाजमी करना है, होते सर्च करना है इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं C++ में। उधर लैंग्वेजेस में ज़रूरत नहीं पड़ती, C++ होता है कि आप कंसोल के ऊपर स्पेस करोगे तो वो उसको आगे वाली को स्किप कर देगा, लेकिन इसका एक स्पेशल मेथड होता है strcpy स्ट्रिंग कॉपी का, तो ये आपने देख लेना है। तो इन शॉर्ट हमने ये चीज़ देखनी थी, लॉजिक देखनी थी, ये हमने देख ली। इस तरह के आपने मल्टीपल करने हैं, और अगर आप पैटर्न ड्रा करें ना तो आपकी लॉजिक बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ से आगे जाने के लिए आपकी लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इससे आगे जो जाएंगे तो अब आपके ये कॉन्सेप्ट, इनकैप्सुलेशन, ये सारे पूरे होते जाएंगे। तो मैं C++ के ऊपर अपना टाइम ज़्यादा लगाना नहीं चाहता, एडवांस के ऊपर जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो से आगे हम बिल्कुल ही एडवांस के ऊपर शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मेरी सीरीज है, ये सीरीज एडवांस तक लेकर आपको जाएगी, पर जर्नली डेप्थ में नॉलेज में उसके सीरीज के बाद देना शुरू करूँगा। अभी क्या करना है, वो रिस्पॉन्स के ऊपर करूँगा कि किस चीज़ में ज़्यादा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ से पीछे लॉजिक बिल्डिंग बेहतर करनी है। लॉजिक बिल्डिंग कैसे अच्छी होगी, आपने डायाग्राफ बनाना है, ठीक है। नेट पे सर्च करना है, डायाग्राफ क्या होता है, डिफरेंट पैटर्न है वो ड्रा करने हैं। स्टार का पैटर्न है, ठीक है। तो ये सारे पैटर्न आप ड्रा करेंगे तो आपको क्या होगा, आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।